नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्न की। जहां प्रश्नोत्तरी की यह सीरीज चल रही है, 56वां वीडियो है। प्लेलिस्ट जल्द ही आपके लिए अपडेट कर दी जाएगी और कल आपको पूरे अपडेटेड है वो कोर्स में आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो ये हमारे टोटल अगर बात करें तो 100 क्लासेज इनकी होगी। 56 क्लास अब तक हो चुकी है EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था नगर पालिका संपत्ति में कितनी धाराओं तक वर्णन किया गया है। तो नगर पालिका संपत्ति से संबंधित जो प्रावधान है वो नगर पालिका संपत्ति के धारा 67 से 75 के अंतर्गत है वो प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में अध्याय 4, जिसमें नगर पालिका संपत्ति के बारे में प्रावधान है, जिसमें अगर बात करें तो 67 से लेकर 75 तक नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। अध्याय 3 में क्या है, कार्य संचालन और वार्ड समिति के बारे में बताया गया है, जिसमें 51 से लेकर 66 तक धाराएं हैं। और नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि के संबंध में जो वर्णन है वो धारा 76 से लेकर 89A तक वर्णित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, करारोपण से छूट का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, करारोपण से छूट का जो प्रावधान है ये धारा 107 के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 107, जिसमें करारोपण से छूट का प्रावधान है। क्या है ये प्रावधान, आइए जानते हैं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107, जिसमें करारोपण से छूट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसमें नगर पालिका अथवा केंद्र व राज्य सरकार की संपत्ति पर करों से छूट मिलेगी, जो टैक्स है उसमें छूट मिलेगी। परंतु केंद्र सरकार की किसी भी संपत्ति पर 26 जनवरी 1950 से ठीक पूर्व कोई कर दायी थे अथवा दायी माने जाते थे तो उस पर कर उद्ग्रहणीय होगा, यानी उस पर टैक्स लगेगा। साथ ही राज्य सरकार की कोई संपत्ति लाभ प्रयोजन के लिए हो, न कि लोक प्रयोजन के लिए, तो उस पर इसमें छूट नहीं होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य धारा 108 के अधीन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 108, इसके अंतर्गत कौन सा कार्य है वो इस धारा के अधीन नहीं है। पहला है दर निर्धारण, तो दर निर्धारण धारा 108 के अंतर्गत है। दूसरा है व्यक्तियों या संपत्ति अथवा दोनों को दायी बनाने का प्रस्ताव, ये भी धारा 108 के अंतर्गत है। फिर है प्रारूप नियम को प्रथम अनुसूची में दिए प्रारूप में एक नोटिस के साथ प्रकाशित करने से संबंधित प्रावधान, तो ये भी धारा 108 के अंतर्गत है। फिर है कर का अधिरोपण करना। जी हाँ दोस्तों, कर का अधिरोपण करना ये धारा 108 में नहीं है, क्योंकि ये धारा 109 के अंतर्गत है। यानी कि अपने का इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कर का अधिरोपण करना यह धारा 109 में दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कर का अधिरोपण यह धारा 109 में है, न कि 108 में। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 109 कर का अधिरोपण से संबंधित प्रावधान है, जिसमें धारा 108 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात नगर पालिका नियत तारीख से कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी और यह अधिसूचना इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इसमें कार्यवाही की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन तारीखों को कर प्रवृत्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कर प्रवृत्त हो सकता है, ये आपको बता दें कि जुलाई के प्रथम दिन भी, इसके अलावा अक्टूबर के प्रथम दिन भी ये हो सकता है। अप्रैल के द्वितीय दिन नहीं हो सकता, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये भी दिया गया धारा 109 के अंतर्गत कर का अधिरोपण करना, जिसमें धारा 108 में निर्दिष्ट विशेष संकल्प पारित करने के पश्चात नगर पालिका नियत तारीख से कर का अधिरोपण राजपत्र में अधिसूचित करेगी और यह अधिसूचना इस बात का निश्चायक होगा
कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर अधिरोपित किया गया है, परंतु ये ध्यान रखना वार्षिक रूप से, जी हाँ, सालाना जो उद्ग्रहणीय कर है वो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी, ये महीने आप याद रखना, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी, इन महीनों की प्रथम तारीख के सिवाय प्रवर्त नहीं होगा कर। यदि अप्रैल की पहली तारीख से भिन्न अन्य तारीख से प्रवर्त हो तो आगामी अप्रैल के प्रथम दिवस तक त्रैमासिक रूप में कर है वो उद्ग्रहणीय होगा। नेक्स्ट है, करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है वो कौन सी धारा के अंतर्गत वर्णित है? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 110 में करों में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 110 जिसमें करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रक्रिया धारा 108 व धारा 109 के समान ही ये प्रक्रिया होगी। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 110 जिसमें करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। नेक्स्ट है, कतिपय जानकारियां देना या उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम का प्रावधान किस धारा में है? यहाँ दोस्तों ऐसा लिखा गया धारा 114 के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 114 जिसमें कतिपय जानकारियां देना या जानकारियां देने में विफल रहने पर उसका परिणाम क्या आता है उसके बारे में प्रावधान है। किसी भी भवन या भूमि अथवा दोनों का स्वामी या अधिभोगी कर निर्धारण की अधिपेक्षा या युक्तियुक्त कालावधि में विहित प्रारूप में विवरणी देने अथवा जिसे मूलतः कर वसूला जाना है, चाहे भूमि, भवन या उसके स्वामी से उसका निश्चय करने के लिए कोई आवश्यक जानकारी हो वो देने के लिए बाध्य है, वो इसमें रहेंगे। विफल रहने पर, अनुपालन न करने पर निर्धारक इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जांच कराने के पश्चात यह आवश्यक समझे कि ऐसे भवन या भूमि या दोनों पर सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार संदेह कर का निर्धारण इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 119 के अधीन अंतरण की सूचना के अभाव में कर का संदाय का दायित्व किसका होगा? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के धारा 119 के अधीन जो अंतरण की सूचना के अभाव में कर का संदाय करने का जो दायित्व है वो मूलतः दायी व्यक्ति का होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 119 जिसमें अंतरण की सूचना के अभाव में भवन या भूमियों पर कर के संदाय का दायित्व बने रहना जब तक मूलतः दायी व्यक्ति अंतरण की सूचना नगरपालिका को न दे अथवा नगरपालिका के रजिस्टर में अंतरण को अभिलेखित न कर लिया जाए तब तक संदेह समस्त करों के संदेह का दायित्व मूलतः दायी व्यक्ति पर ही इसमें रहता है। हालांकि इस धारा का कोई भी बात उक्त कर के लिए अंतरित के दायित्व को कम नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 120 के अधीन मूलतः जो कर है वो उद्ग्रहणीय होगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 120 के तहत यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई है तो पट्टाकर्ता से मूलतः जो कर है वो उद्ग्रहणीय होगा। यदि ये बिल्कुल सही है, यदि संपत्ति उप पट्टे पर दी गई है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से ये कर है वो उद्ग्रहणीय होगा, ये भी सही है। फिर है, यदि संपत्ति पट्टे पर न दी गई हो तो उस व्यक्ति से होगा जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार है वो निहित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सारे ही कथन है वो सही है। धारा 120 के अधीन ये कर मूलतः उद्ग्रहणीय रहता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 120 कर मूलतः किस से उद्ग्रहणीय है, इसके संबंध में जो वास्तविक अधिभोगी से उद्ग्रहणीय होता है कर, ये प्रावधान दिया गया है कि यदि संपत्तियां पट्टे पर दी गई हो तो पट्टाकर्ता से, पट्टे पर उप पट्टे पर दी गई हो तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता से, यदि संपत्ति पट्टे पर न दी गई हो तो उस व्यक्ति से कर उद्ग्रहणीय होगा जिसमें उसे पट्टे पर देने का अधिकार निहित है। परंतु मूलतः दायी व्यक्ति से कर की वसूली विफलता पर भवन या भूमि के किसी भी भाग के अधिभोगी से अनुपातिक भाग इसमें वसूला जाएगा। हालांकि अधिभोगी मूलतः दायी व्यक्ति से मुजराई यानी क्रेडिट इन अकाउंट प्राप्ति का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 121 के अधीन अपील कहाँ की जा सकती है? यहाँ दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसमें धारा 121 के तहत जो करादान से संबंधित जो अपील है वो आपको बता दी कर निर्धारण के विरुद्ध
और कर निर्धारण के परिवर्तन के विरुद्ध। जहाँ इसमें जो अलग अलग अपील है वो करने का प्रावधान है। तो अपील कौन सी की जा सकती है? कर निर्धारण के विरुद्ध या कर निर्धारण में परिवर्तन के विरुद्ध ये अपील की जा सकती है। अगर नगर निगम है उस मामले में आयुक्त को ये अपील करते हैं, और नगर परिषद और नगर बोर्ड के मामले में क्षेत्रीय उपनिदेशक को। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 121 जिसमें कराधान से संबंधित अपीलों के बारे में दिया गया है कि कर निर्धारण अथवा उसमें किसी भी परिवर्तन के विरुद्ध अगर अपील करना चाहते हैं तो धारा 130 के अधीन, ये ध्यान रखना, अगर परिवर्तन के विरुद्ध कर निर्धारण या कर निर्धारण में कोई भी परिवर्तन किया जा रहा है उसके विरुद्ध अगर अपील करना चाहते हैं तो धारा 130 के अधीन मांग के किसी भी नोटिस के विरुद्ध अपील की जा सकती है। और नगर निगम के मामले में आयुक्त को अपील करते हैं, और नगर परिषद या नगर पालिका बोर्ड के मामले में क्षेत्रीय उपनिदेशक को अपील की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें अलग अलग धारा से संबंधित विकल्प है और उनकी विषय वस्तु दिया गया है। तो सबसे पहले धारा 129, इसमें बिल के अंतर वस्तु के संबंध में प्रावधान है जो बिल्कुल सही है। फिर है धारा 131 मांग का नोटिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा क्योंकि मांग का नोटिस धारा 131 में नहीं है। अभी अभी हमने धारा 131 पढ़ी है, धारा 130 में है मांग का नोटिस, जबकि 131 में अगर बात करें तो 130 में अगर बात करें मांग का नोटिस 130 में है। 131 में क्या प्रावधान है? तो 131 में जो किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा उसके संबंध में प्रावधान है। तो मांग का नोटिस है वो धारा 130 के अंतर्गत दिया गया है। फिर दोस्तों 126 जिसमें दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, तो बिल्कुल सही है। फिर धारा 133 वारंट को निष्पादित करने की रीति, तो ये भी बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मांग का नोटिस ये धारा 130 में है। धारा 131 में क्या है कि किन मामलों में वारंट जारी किया जा सकेगा, जिसमें 15 दिवस के भीतर वारंट है वो जारी किया जा सकेगा। नोटिस में मांगी गई राशि का संदाय न करे तो वारंट जारी होगा, और न ही राशि का संदाय नहीं करने पर कोई उचित कारण बताए तो उस समय ये जारी किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो न ही मांग के विरुद्ध धारा 121 के उपबंधों के अनुसार अपील करे तो उस समय जारी होगा। नेक्स्ट है धारा 127 में किसे कर वसूलने का दायित्व दिया गया है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 127 जिसमें कर वसूलने का जो दायित्व है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भी है और प्राधिकृत अधिकारी को भी है, जिला कलेक्टर को नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 127 जिसमें करों को वसूलने का कर्तव्य किसका होता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी का होता है, अथवा उस मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी होता है, उसको कर को वसूलने का कर्तव्य उसका होता है धारा 127 के अंतर्गत। आइए जानते हैं, अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है नगर पालिका की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन कौन करता है? एक बार फिर से सुनिएगा, नगर पालिका की जो वित्तीय स्थिति है उनका पुनर्वलोकन कौन करता है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। EORO एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही EORO एग्ज़ाम से रिलेटेड योजनाओं से संबंधित भी वीडियो आपके लिए लेके आया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे योजनाओं से संबंधित। तो बने रहिए EORO की सीरीज़ के साथ। और यहाँ से अगर बात करें तो PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।